इतने साल से बच्चों को आईटी पहुंचा रहे थे, फिर कभी आपने सोचा था क्या कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा? और मेरे को काफ़ी हद तक आइडिया था कि मैं पढ़ाने में मैं अच्छा कर लूँगा। मेरे को काफ़ी पहले से ही मतलब ऐसी वाइब्स आना। सर, एक डाउट ऐसा अचानक से अंदर से उठा, हाँ, मेरे दोस्तों ने भी बोले थे पूछना है। आपकी ऐसे आईआईटी दिल्ली में सीपीआई कितनी आई थी? मेरी लाइक सीजीपीआर ना। मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन में उनके मन में ऐसा बैठ जाता है कि आईआईटी सब कुछ है, और मतलब प्रिपरेशन के टाइम तो ये जरूरी भी है होना। बट जैसे नहीं होता है तो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब आपके पास भी बहुत सारे मैसेज आते होंगे जब मेरे बिल्कुल। पास आते हैं कि भैया मेरा नहीं हुआ, अब तो जीवन में कुछ नहीं है। सो हाय एवरीवन, हाय जेएस फ्रेंड्स। सो आज जिनके साथ पॉडकास्ट है उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और यदि तुम अपने चैनल को जानते हो फिर एबीजे सर को तो तुम जानते ही होगे। सो वेलकमिंग एबीजे सर, सम्राट ऑफ फिजिक्स आईआईटी दिल्ली और फिजिक्स के फोड़ू टीचर। हाय अश्विन, कैसे हो? सब बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। सर तो मतलब वो जो एक बार मैंने आपके इंटरव्यू में एक क्वेश्चन सुना था, तो आपसे पूछना चाहता हूँ। से आपने फर्स्ट टाइम मुंबई आप आईआईटी निकलने के बाद आए थे, है ना? हाँ, और फिर आपने मतलब बहुत मेहनत से प्रिपरेशन की है जेई की, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अभी आप इतने साल से बच्चों को आईआईटी पहुंचा रहे थे, फिर कभी आपने सोचा था क्या कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा? शाबाश, सुना। मेरी सिखाई हुई चीज मेरे पे लगा दी ना। सर अभी बहुत आएगा आपका सिखाया हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी नहीं सोचा था अपने, हाँ, कि तू ऐसी बेइज्जती करेगा मेरी। अरे सर, बेइज्जती कहाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। सर तो मतलब जैसे आप आईआईटी दिल्ली के हैं, तो आईआईटी मुंबई वर्सेस आईआईटी दिल्ली, क्या बोलेंगे आप? यार दोनों ही अच्छे हैं, है ना। दोनों ही बहुत एस्पिरेशनल कॉलेजेस हैं ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आईआईटी बॉम्बे में अगर देखें कंप्यूटर साइंस तो ऑफ कोर्स है ना, एक अलग मुकाम है ही। उस तरह से आईआईटी दिल्ली में मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अच्छी है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ना बॉम्बे की स्विमिंग टीम हमेशा ही दिल्ली से बेटर रहती है। दिल्ली की अगर देखें तो मेरे ख्याल से वॉलीबॉल टीम हमेशा ही इन जनरल, है ना, और क्रिकेट टीम इन जनरल बॉम्बे से बेटर रहती है। तो ऐसे बराबर का ऐसा मामला मेरे को लगता है। जॉब्स में अगर देखें तो बॉम्बे मुझे ऐसा लगता है कि ना आईआईटी दिल्ली से बेटर रहती है। कलेक्टर बनने में अगर देखें तो दिल्ली आगे रहती है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर देखें तो ऑफ कोर्स दिल्ली आगे रहती है। तो इट्स ए टाई। लेकिन मेरे ख्याल से जो एंटरप्रेन्योरशिप से अगर तुम अगर सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो दिल्ली काफ़ी आगे निकलनी चाहिए। बाकी अगर तू ही बराबरी कर ले, है ना, तू तो इकोनॉमिक्स वाला लौंडा है तो अलग बात है। अदरवाइज वैसे तो दिल्ली आगे लग रहा है। सर आपने तो बिल्कुल राज्यसभा बना दी है, सब घुमा फिरा के अपनी बात को। सर तो मतलब जैसे इतने साल में आप लगातार कई बच्चों को आईटी पहुंचाए, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं अपने चैनल पे भी, और आपने भी कई बार बताए थे जेई जर्नी में। तो एक बार आप अपनी स्टोरी बताइए ना कि मतलब कैसे आपकी आईटी जेई का आपको पता चला, फिर कैसे आपने प्रिपरेशन की, फिर आईटी में क्या कैसी लाइफ रही, और बिल्कुल। फिर टीचिंग में कैसे आए। जैसे ना मैं बिल्कुल शॉर्ट में रखूँगा। जैसे सबसे पहली बात तो जब मैं क्लास 10th में था तब तक तो मैंने कभी आईआईटी के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि उस टाइम आईआईटी इतना मतलब फेमस था भी नहीं। मतलब ऐसा मतलब आज तो खैर ना इंटरनेट वगैरह ने काफ़ी हर चीज़ें ना एक्सेसिबल कर ही दी है। उस टाइम इतना नहीं था। बट फिर भी है ना, मेरे पापा को किसी ने बताया कि आईआईटी एक ऐसा कॉलेज होता है जहाँ जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ना यार, डू यू वांट टू डू इट। हालांकि मैं उस टाइम ना काफ़ी अच्छा वॉलीबॉल खेलता था। तो मैं ये सोचता था कि ना मैं वॉलीबॉल खेलता रहूँगा, और फिर मैं स्पोर्ट्स कोटा से कहीं ना कहीं से मैं कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में चला जाऊँगा, और फिर स्पोर्ट्स कोटा से मैं कोई ना कोई सरकारी जॉब वगैरह ले लूँगा। मेरा ऐसा सा फंडा था उस टाइम तक तो। फिर लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ने में ठीक था। मैं मेरे स्कूल का तो टॉपर था ही। तो हालांकि जब मैं कोटा गया तो फिर पता लगा कि क्लास में 120 बच्चे हैं, 120 के 120 बच्चे अपने अपने स्कूल के टॉपर ही हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा झटका लगा, है ना। और उस टाइम क्या था, कोचिंग के अंदर भी एंट्रेंस का एग्जाम हुआ करता था। मतलब कोटा की जो बेस्ट कोचिंग थी वहाँ पर एंट्रेंस का एग्जाम हुआ करता था, एंड आई फेल्ड इन इट। मैं उसमें मतलब कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। तो मुझे थोड़ा शौक लगा कि यार ऐसा कैसे, क्योंकि तब तक तो ऑफकोर्स मैंने कहा ना कि यार ना अपने आप को तो टॉपर ही समझता है बच्चा, तो मैं भी समझता था। फिर क्या हुआ कि ना फिर जो सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट था वो जस्ट ओपन ही हुआ था। तो उसके अंदर मेरे पापा ने कोई जान पहचान से कलेक्टर से कहलवा वलवा के मेरा एडमिशन करवाया। मतलब फीस भी देनी थी और कलेक्टर से कहलवाना ही पड़ा, ऐसी हालत थी। फिर मैं और पढ़ना स्टार्ट किया तो आई डिड वेल, है ना। मेरे को पढ़ने में मन लग गया था। पहले एक दो चैप्टर को छोड़ दें तो उसमें तो तू जानता है कि जैसे बच्चा 11th क्लास में आता है ना, तो वैसे उसको एकदम शौक लगता है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स में डी सी डी को काट क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो मेरे को बहुत शौक लगा भयंकर तरीके से, यार तू गलत ही पढ़ा रहे हैं शायद। फिर लेकिन जैसे ही वर्क पावर एनर्जी टाइप वगैरह स्टार्ट हुआ तो मुझे ना मज़ा आना स्टार्ट हो गया। और फिर मैं आई वाज मतलब फिर मैं काफ़ी हद तक ना फिजिक्स को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया था।
उस ऑब्सेशन, अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं उस टाइम 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। तो 11वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, वो ऑब्सेशन झेल लेता है। ड्रॉपर बच्चा अगर मान लो कभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर ऑब्सेस्ड हो गया तो फिर वो निपट जाता है, उसका टाइम निकल जाता है, उसका एग्जाम आ जाता है। लेकिन मैं तो 11वीं क्लास में था, तो मैं एरोडो को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया था, क्योंकि उसके सवाल करने में मतलब एकदम चैलेंज टाइप लगता था कि इसको कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। और मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि मैंने ना 11वीं क्लास में एरोडो के हर सवाल को है दो दो तीन तीन तरीके से करना मैंने स्टार्ट कर दिया। कि एक बार आंसर आ गया, फिर उसी को फिर और तरीके से सोचना स्टार्ट किया, फिर उसको किसी और तरीके से सोचना स्टार्ट किया। हाँ, फिर क्योंकि फिर मेरे पास क्लास में तो फिर क्या हुआ कि बच्चों के थॉट्स भी आना स्टार्ट हो गए। भाई चलो मैंने मान लिया दो तरीके से सोचा, तो क्लास में मान लो कोई बात डिस्कस करते करते बच्चा बोलते रहे सर इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये वाली बात तो और अच्छी बताई। तो फिर अगली अगली क्लास में तीन बातें बता दो तो खुद की एक उस बच्चे की। तो ये भी एक तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस है ही। तो फिर मैं काफ़ी ऑब्सेस्ड था फिजिक्स को लेके। उससे मेरा दिमाग काफ़ी खुला। हालांकि उससे मेरा तो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलने वाला मामला है वो गड़बड़ाया, बट मेरा एक दिमाग जो IQ एप्टीट्यूड है ना, वो काफ़ी हद तक डेवलप हुआ। फिर 12th क्लास तक आते आते मेरे को मेरे टीचर ने बढ़िया से समझाया कि बेटा अगर तू अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो तेरी IIT वाईटी निकलनी है नहीं। एंड उन्होंने, और फिजिक्स के टीचर ने समझाया मेरे को ये बात। मैं समझ गया इस बात को कि हाँ यार, IIT जाने के लिए ऑब्सेशन से काम नहीं चलेगा। IIT जाने के लिए तो तीनों सब्जेक्ट को, खास तौर से उस सब्जेक्ट को जिसके प्रति आपकी एफिनिटी सबसे कम है, उसको सबसे अधिक समय देने की ज़रूरत है। तो मैंने फिर अचानक से अपना गियर चेंज किया और मैंने फिर केमिस्ट्री को खूब सारा समय दिया। मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं है उनको रट लिया। और मेरी ठीक ठाक 1855 के आसपास रैंक आ गई, जो ठीक थी। मतलब हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरी 600 से 700 के बीच में रैंक आएगी। और जो पहले एक स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ करता था IIT का, उसमें मेरी 720 रैंक थी। लेकिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरी रैंक गिर कर 1855 हो गई। मेरा मैथ्स का पेपर ख़राब हो गया था, लेकिन बट स्टिल आई वाज हैप्पी कि चलो चला ही जाऊँगा। फिर उस टाइम ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, तो मैं उस ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर फिर मैं करने के लिए मैं बॉम्बे आया था। मैं 3 दिन रुका भी, है ना। उनमें सारे के सारे जो हॉस्टल्स थे, तो जिसमें तू आज रहता है, मैंने सारे के सारे हॉस्टल्स देखे थे। मैं हॉस्टल नंबर 4 में रुका था उस टाइम पर, किसी रूम के अंदर। तो दैट वाज द जर्नी ऑफ IIT। उसके बाद मैं बॉम्बे मैंने लिया नहीं, है ना। बॉम्बे में मेरे को सिविल मिल जाती, है ना, मेटा वेटा तो सब मिल जाती हाल। तो मैंने बॉम्बे लिया नहीं, क्योंकि मतलब इसका सिर्फ मतलब सही कहूँ तो एक ही रीज़न था, क्योंकि मैंने बॉम्बे देख लिया था। तो मुझे लगा कि मैं बॉम्बे देख तो लिया है, कि चलो दूसरा IIT देखते हैं इस चक्कर में। और दिल्ली मेरे घर के नज़दीक था, तो मैंने फिर दिल्ली ले लिया था। हाँ, ऐसा होना चाहिए था उसके साथ। तो है ना, फिर मैं दिल्ली चला गया। एंड दिल्ली में मतलब मैं 4 साल मैंने अच्छे से गुजारे। मैं मोस्टली स्पोर्ट्स खेला। स्पोर्ट्स में मैंने 2 स्पोर्ट्स बढ़िया से खेले, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। बैडमिंटन तो मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं बहुत ही तगड़ा खेला, क्योंकि ना बैडमिंटन तो हर बच्चा खेलता है यार, हर बच्चा खेलता है। तो इसलिए बैडमिंटन में तो मैं कुछ खास कर नहीं पाया, बट मैं वॉलीबॉल अच्छा खेला। मैं इंस्टीट्यूट का कैप्टन भी बना और हमने इंटर IIT भी जीता, है ना। तो दैट वेंट वेल। उसके बाद जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ, फिर मेरी, है ना, एक सर्विजिस्टिक्स मैनेजमेंट नाम से एक कंपनी थी, उसमें जॉब लगी। मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाना चाहिए। और मेरे को काफ़ी हद तक आइडिया था कि मैं पढ़ाने में मैं अच्छा कर लूँगा। मेरे को काफ़ी पहले से ही मतलब ऐसी वाइब्स आना स्टार्ट हो गई कि आई डू वेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरा पेशेंस ठीक ठाक है, मैं बच्चों की बातें सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, है ना। पढ़ा तो कोई भी सकता है, 11वीं 12वीं की चीज़ें तो हैं यार, और क्या बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फ्लूइड तरीके से बातों को बतानी है। तो मुझे लगता था मेरे में वो क्वालिटी है। तब से मैं फिर पढ़ाते रहा, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई थिंक आई डिड रियली वेल। और बस फिर मेरी लाइफ में तू आया। सर, एक डाउट ऐसा अचानक से अंदर से उठा, हाँ, मेरे दोस्तों ने भी बोले थे पूछना है। आपकी ऐसे IIT दिल्ली में CPI कितनी आई थी? मेरी CGPA ना 6 के आसपास थी, है ना। तो CGPA मेरी कम ही थी। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा मेरे को मोस्टली कंपनीज़ के अंदर ना मेरे को है ना बैठने का मौका मिल गया था। क्योंकि है ना हुआ क्या कि मैं ना एक तो वॉलीबॉल का कैप्टन था इंस्टीट्यूट का, और एक है ना उस टाइम एक BSA हुआ करता था, अभी भी होता है, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। उसमें डिप्टी GSEC बना था ऐसे इलेक्शन वगैरह में। तो क्या होता था कि उस पोस्ट के वाले बच्चे को ना बड़े आराम से ना प्लेसमेंट में बिठा लिया करते थे इंटरव्यू वगैरह के अंदर। हाँ, तो मेरे को ना मोस्टली कंपनीज़ के इंटरव्यू के अंदर मेरे को बैठने का मौका मिल गया था। वो अलग बात है कि मैंने वहाँ जाके कुछ खास किया नहीं, बट मेरे को बैठने का मौका था, जगह मिल गया था। सर सर, और मतलब एक बार आपने अपनी जैसे स्टोरी बता रहे थे हम लोगों के बैच में कि आपके एडवांस के पेपर में शायद तक मतलब 2-2 घंटे के एग्जाम होते थे, जब आपके टाइम में एडवांस होता था। और उसमें शायद तक आपका फिजिक्स बहुत सही थे, आपने फोड़ दिए थे। केमिस्ट्री भी अच्छा गया था, लेकिन मैथ्स में कुछ लास्ट में 2 घंटे लगा के 8 मार्क्स कुछ करीब हुए थे आपके। हाँ और यार। उसके चक्कर में सिलेक्शन हुआ था। मतलब वो जब आप हमको समझा रहे थे लास्ट तक एफर्ट मारना, तो वो थोड़ा। हाँ, जैसे ना मेरे टाइम क्या था कि पहले 2 घंटे फिजिक्स, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स। सब्जेक्टिव पेपर होता था।
तो फिजिक्स में मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे 60 में से 58 नंबर थे और मेरे को पेपर करते पता लगा कि मेरे 58 नंबर आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री मेरा अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर गया और मैंने उसमें पेपर में अच्छा किया। मैथ्स जब आने वाला था तो आई वॉज कूल, क्योंकि है ना मेरी मैथ्स इतनी बुरी थी नहीं, है ना, क्योंकि भाई मेरी केमिस्ट्री वीक थी और मैंने केमिस्ट्री में अच्छा खासा कर लिया था, तो मुझे लगा मैथ्स तो फोड़ दूंगा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट किया, जो मेरी स्क्रीनिंग के अंदर 700 रैंक आई है, मैं शायद उसको बेटर करके 400-500 के आसपास भी मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। फिर जब मैं मैथ्स का पेपर देने गया तो मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि यार अभी बस फोड़ फाड़ के अभी आता हूँ। फिर क्या हुआ कि यार मैंने है ना पेपर देना स्टार्ट किया। अच्छा, पेपर सब्जेक्टिव था, है ना, उसमें क्या था कि ना ऊपर ऊपर सवाल लिखा रहता था, फिर पूरा पेज खाली, फिर नीचे नीचे एक डब्बा होता था, उस डब्बे में आपको आंसर लिखना पड़ता था। अगर आपका आंसर सही है तो आपका सॉल्यूशन चेक करते थे, जैसे बोर्ड में आंसर चेक करते ना वैसे चेक करने। तो मैंने पहला सवाल पढ़ा। अच्छा, ये तो 2-2 नंबर के सवाल के साथ था। फिर 4-4 नंबर के सवाल भी थे। उसमें क्या था कि आपको 2 पेज मिलते थे, वो वाला पेज और अगला पेज भी। फिर आखिर में अगेन डब्बा था, उस डब्बे में आपको आंसर लिखना पड़ता था। मैंने क्या किया कि फिर ना पहला सवाल किया, मुझसे नहीं बना, मैंने ट्राई किया, बना नहीं। दूसरा किया, ट्राई किया, बना नहीं। तीसरा ट्राई किया, बना नहीं। चौथा ट्राई किया, बना नहीं। 6 या 7 सवाल थे जो मेरे से बने ही नहीं। फिर क्या हो गया, मैं पैनिक होना स्टार्ट हो गया, और पैनिक भी इस तरह से होना स्टार्ट हो गया कि यार अब तो ना मतलब मामला मेरे हाथ से गया। और मैं ज़्यादा परेशान इस बात से था कि मेरी स्क्रीनिंग में अच्छी रैंक आ गई थी, मेरे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों पेपर अच्छे चले गए थे, तो मैं उस जोन में था कि यार अब तो शानदार से शानदार रैंक आनी तय है, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। और एकदम कॉन्ट्रास्टिंगली एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि सातों में से एक सवाल भी नहीं हुआ। तो मैं घबरा गया भयंकर तरीके से। तो मैं घबरा गया तो मुझे फिर दिखना बंद हो गया, मतलब मुझे स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा, मतलब स्क्रीन पे सॉरी क्या कागज़ में मेरे को दिख ही नहीं रहा कि लिखा हुआ क्या है। अब सवाल तो होगा ना जब दिखेगा, दिख ही नहीं रहा तो सवाल कहाँ से होगा। तो मैं थोड़ी देर हेड डाउन करके मैं सो गया। मैं जब हेड डाउन करके सो गया, मैं नियरली 10-1 मिनट तक सोता रहा। फिर मैं उठा। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि क्लास के अंदर जितने ही बच्चे थे वो सारे हेड डाउन करके सो ही रहे थे, सब चिल मचा रहे थे। एक दो बच्चे जागे हुए थे ना, वो कोई बाहर साइकिल काउंट कर रहा था कि कहाँ कौन सी साइकिल है। एक बच्चा मैंने बाहर अपने पेरेंट्स को हाय बाय कर रहा था। तो बिल्कुल मेरे को समझ आ गया पेपर के अंदर कोई ना कोई डीमंस हैं, और वो डीमंस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। तो मैं समझ गया था कि ना इस पेपर के अंदर अगर मैंने 2-3 सवाल भी अगर सही कर दिए तो आई कैन डू वेल। फिर मैंने वो जो ऐसे कह सकते हैं कि भाई फाइटिंग स्पिरिट तो अब आई, तो मैंने वो हल्की सी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और मैंने 2 सवाल चूज़ किए। अगर मैं सही आता तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का और मैट्रिक्स का सवाल था, और मैंने सवाल इस तरह चूज़ किए कि ना सवाल में शायद कुछ प्रूव करना था। तो मैंने सवाल करना स्टार्ट किया। मेरे में इतना पेशेंस था कि एक सवाल को नियरली 5 या 6 पेज सॉल्व करने के बाद ऐसा हो गया कि जिस एक्सप्रेशन से मैं स्टार्ट हुआ था उसी एक्सप्रेशन में वापस से पहुंच गया। फिर भी मैं करता गया और फाइनली मेरा आंसर आ गया। जैसे वो आंसर आ गया, 4 नंबर का सवाल था, मैंने उसमें से कुछ स्टेप्स काट के उस सवाल के नीचे बढ़िया से सॉल्यूशन लिख दिया। ऐसे मैंने एक सवाल और कर लिया। 2 सवाल मेरे से हो गए, नियरली 5-10 मिनट के आसपास का समय और बचा था, मेरे नंबर आए 8। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि इस साल इंडिविजुअल कट ऑफ मैथ्स का 8 ही रहेगा जनरल कैटेगरी का, और उस साल मैथ्स का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 8 नंबर ही रहा। तो हाँ था। और जैसे मैं IIT गया तो मैंने अपने रूममेट से पूछा कि यार तेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, तो उसके शायद 32 के आसपास नंबर आए थे। तो वो तो फूडू था, बट है ना मैं 8 में भी चला गया। एंड लेकिन मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब इस बात को देखने 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ना यार मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, उसके बाद मेरे मैथ्स में 8 नंबर आए, एक तरीका ये है। एक ये कि ना 0 भी आ सकते थे, उस टाइम 0 भी आ सकते थे, है ना। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी है ना करेज दिखाया। मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, मैं घबरा भी गया था, सारी बातें थी, है ना, मन में हर तरह के उल्टे विचार भी आ रहे थे। फिर भी मैं लगातार लगा रहा और मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 नंबर ला के मैंने आई डिड वेल। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आई डिड वेल उस दिन। हाँ, मतलब ये वाले 8 मार्क्स वो फिजिक्स के 58 से ज्यादा ताकतवर थे। बिल्कुल ज़्यादा ताकतवर थे उसमें। अगर एक भी नंबर अगर कम आ जाता ना तो मैं तो निपट ही जाता। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ऐसा जैसे मतलब आपने आपका बताया कि ऐसे लास्ट में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और नहीं आते, तो वो जैसे नॉर्मल हर बच्चे का ऐसा रहता है कि मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन में उनके मन में ऐसा बैठ जाता है कि आईआईटी सब कुछ है, और मतलब प्रिपरेशन के टाइम तो ये जरूरी भी है होना। बट जैसे नहीं होता है तो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब आपके पास भी बहुत सारे मैसेज आते होंगे जब मेरे बिल्कुल। पास आते हैं कि भैया मेरा नहीं हुआ, अब तो जीवन में कुछ नहीं है। तो इस टाइप के लिए आप क्या बोलेंगे, मतलब एडवांस नहीं हुआ तो क्या? जैसे आजकल का बच्चा ना, वो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, तो ही नोज़ इट वेरी वेल कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ IIT अच्छी है। IIT, NIT, IIIT सारे अच्छे हैं,
बस आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से किसी कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ और वहाँ जाके आप एक डिसेंट ग्रुप में रहो और वहाँ जाके आप मेहनत करोगे तो आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक कर ही लोगे। मैं सभी बच्चों की वाली बात बोलूँगा कि ना इम्पोर्टेंट किसी कॉलेज में जाना नहीं है, हालांकि हल्का फुल्का इम्पोर्टेंट है भी, बट ये सब कुछ नहीं है। कई बार उस कॉलेज में जाने के उस प्रोसेस के अंदर इंसान अपने आप को कितना डेवलप करता है, कई बार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि सक्सेसफुल होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेसफुल बनने के लिए इंसान को क्या क्या करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए और उससे जो क्वालिटीज़ आती हैं वो गेन करनी चाहिए। अगर वो गेन कर ली इट मीन्स दैट द पर्पस इज ओवर। तो जेई का पर्पस या जेई की प्रिपरेशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन ही नहीं है, बल्कि उसकी प्रिपरेशन के दौरान इंसान बहुत सारी बातें सीखता है। टाइम कैसे मैनेज करना है, अप्स एंड डाउन्स कैसे मैनेज करने हैं, जब सिचुएशन आपके हिसाब से ना चल रही हो तो आपको बाउंस बैक कैसे करना है ना, एफिशिएंटली कैसे पढ़ाई करनी है, टाइम को कैसे वैल्यू करना है। अगर किसी इंसान ने का अगर जेई क्लियर नहीं होता है लेकिन इन सब बातों के बारे में अगर वो बड़े तरीके से अगर समझ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनली और प्रोफेशनली आगे जाके बड़े आराम से अच्छा कर ही लेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जेई नहीं निकलता, आगे जाके यूपीएससी निकलता उनका, और वो बच्चे बोलते हैं कि मेरा यूपीएससी इसलिए निकला क्योंकि मेरा जेई नहीं निकला था, तो आई एग्जैक्टली न्यू दैट कि व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो ये तो माइंड सेट की बात है। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि लगातार लगे रहें, मेहनत करें, और ये जो दुनिया है ना आने वाली अगले 20-25 साल की, ये मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक है ना उन बच्चों की है जो अपने स्किल्स पर काम करेंगे, जो अपने आईक्यू पर, एप्टीट्यूड पर, टेस्टिंग स्किल्स पर, एनालिटिकल स्किल्स पर काम करेंगे। जो बच्चा इन पर काम करेगा वो चाहे आईआईटी जाए या ना जाए उसका काम चल जाएगा। वो अलग बात है कि जो बच्चा इन पर काम करेगा वो अक्सर आईआईटी चला जाता है, तो है ना। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का गलती से ना भी हो तो वो मान के चलेगी कुछ ना कुछ अच्छा उसके लिए आगे जाके है ही है, सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे को सर ऐसा भी समझ में आया कि मान लो ये सब किए बिना ऐसे गलती से कोई कोई का हो भी गया आईटी, और यदि ये सब उसने नहीं किया है तो फिर यहाँ पे उसकी बहुत खराब स्थिति हो हाँ जाती बिल्कुल है। सही बात है, हाँ सही बात है, इसको उल्टा भी सही है ना। किसी बच्चे ने मेहनत ना की हो तो कैसे मान लो आईआईटी पहुंच गया हो, किसी कारण से अगर पहुंच गया हो तो उसको ऑब्वियस बात है कि ना वो सक्सेस नहीं मिलती जो बाकी लोगों को सक्सेस मिलती है। तो अगर मान लो किसी ब्रांच के अंदर अगर एवरेज पैकेज 25 लाख रुपए है तो ऑब्वियस बात है किसी बच्चे का अगर 2 करोड़ है तो किसी बच्चे का मतलब 25,000 रुपये पर मंथ भी है, तभी तो एवरेज 25 लाख आया है। तो ऑब्वियस बात है कि ना वो स्किल्स तो आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे तुक्के के भरोसे भी रहते हैं। मतलब मेरे को वो याद आ रहा है, जैसे हमारा बैच चल रहा था तो वो जूम मीटिंग थी, मोहित त्यागी सर ले रहे थे हम लोगों के बैच की, हाँ प्रवीण की। हाँ तो एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे भैया का तुक्के से आईआईटी में हो गया। तो सर उसको बोलते हैं बेटा यदि इतना अच्छा तुक्का लगता है तो उनको बोलो कि गैम्बलिंग किया करें, आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे इतना ज़्यादा। हाँ, हाँ, ये सर। कई लोग है ना ऐसे मोडेस्ट बनने के लिए भी यार अश्विनी ऐसे बोल देते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि ना तूने खूब पढ़ाई की, मेहनत करके तू आईआईटी में क्या, तो मोस्टली बच्चे ये जवाब देते हैं नहीं कुछ खास पढ़ाई नहीं की। वो अलग बात है कि उसने पढ़ पढ़ के अपने ना आंखों के नीचे काले गड्ढे कर रखे हैं, लेकिन वो बोलने के लिए से बोलते हैं नहीं कुछ खास पढ़ाई नहीं की, मतलब इट बिकॉज इट साउंड्स वेरी कूल ना कि मैं कम पढ़ाई से आईआईटी चला गया। बाकी वो तू तो जानता है इस बात को कि यार एक मिनिमम एफर्ट्स तो चाहिए होते हैं। यस सर। और मतलब एक डाउट ये भी है कि जैसे कोविड के बाद से ऑनलाइन का बहुत अच्छा वो चला है, ऑनलाइन कोचिंग का कल्चर। तो बहुत सारी कोचिंग्स हो गई हैं। मतलब जैसे बच्चा जो नॉर्मली निकल के आ रहा है 10th क्लास के बाद और उसको कहीं से पता चल रहा है कि आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर उसके सामने तो एक तरह का अंबार टाइप का है कोचिंग का, बिल्कुल कि ये मतलब काजू खाऊं कि बादाम खाऊं टाइप की कंडीशन सही है बात। उसकी। तो कोई भी बंदे को मतलब क्या पॉइंट्स कंसीडर करना चाहिए बेस्ट कोचिंग चूज करने के लिए? जैसे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ना हर बच्चे के हिसाब से उसका एक टीचर बना होता है। मतलब हर टीचर की फैन फॉलोइंग के हिसाब से कोई ना कोई बच्चा होता ही होता है। मतलब हर बच्चे के हिसाब से टीचर बना होता है और हर टीचर के हिसाब से कोई ना कोई बच्चा होता है। जैसे एवेटार मूवी के अंदर वो नहीं थे जो फ्लाइंग हॉर्सेस थे, उनका नाम क्या था अगर तुम्हें, तो उसमें ना ऐसे दिखाते हैं कि जो हर जो राइडर होता है ना उसके हिसाब से कोई ना कोई फ्लाइंग हॉर्स होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हर बच्चे के हिसाब से कोई ना कोई टीचर होता ही होता है। तो आपको ऐसा टीचर ढूंढना चाहिए जिसके साथ आपका तालमेल बैठे, जिसके साथ आपका एक रेजोनेंस हो, कोहेरेंस हो। बहुत बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट, मतलब कुछ बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है। तो जिन बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है उनको तो ऐसा टीचर चाहिए जो फटाफट कॉन्सेप्ट्स बताए और वो बड़े आराम से सवाल वगैरह बताए और बहुत ही फ्लूइड तरीके से चीज़ें निकाल लें। कुछ बच्चों को क्या होता है कि ना दिमाग उतना फास्ट नहीं चलता, वो बहुत ही रिलैक्स तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने बीच बीच के अंदर ना मतलब मोनोटोनिक उन्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनको ना बीच में जोक भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ऑफकोर्स वो उस तरह के टीचर को चूज़ करें।
तो हर बच्चे को अपनी जो क्षमताएं हैं या फिर अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके हिसाब से टीचर चूज करना चाहिए। और पहले 1-2 महीने उसको लगभग आइडिया लग जाता है कि यार मेरे को तो ये वाले गुरुजी पसंद आ रहे हैं, मुझे तो इनसे ही पढ़ना है। तो टीचर चूज करने में ना अपने मन की मान लेनी चाहिए, बट जिस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये कि जहाँ भी आप पढ़ो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए टाइमली। और मैं ऐसा स्ट्रांगली मानता हूँ कि जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट ही है। भले ही हर सब्जेक्ट को 100% लेवल तक मत लेके जाओ, लेकिन सब टॉपिक सारे कराओ। मतलब लेट्स से कि ना एक्सट्रीम हार्ड की बजाय सिर्फ और सिर्फ 80% हार्ड तक पढ़ा दो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कराओ जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं, पहली बात। दूसरा ये कि आपको रेगुलरली होमवर्क दे, ठीक है, कि रेगुलरली होमवर्क दे। स्टडी मटेरियल में उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एरर नहीं होनी चाहिए और रेलेवेंट टाइप का उनका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। टेस्ट एक डिसेंट टाइप के होने चाहिए, अगेन टेस्ट में बहुत ज़्यादा एरर ऐसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन 3-4 बातों का अगर ध्यान है और टीचर अगर आपसे रेगुलर लेकर बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आप वहाँ बड़े आराम से पढ़ सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप लगातार 3-4 महीने पढ़े जा रहे हो, जोक मोक मार रहे हो, चिल मचा रहे हो और आप पहले 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ 10% सिलेबस ही हुआ। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो काइनेमेटिक्स के एकदम प्रगाढ़ पंडित हो चुके होते हैं, क्योंकि गुरुजी काइनेमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है बैंकर तरीके से, बैंकर तरीके से फील दिलाती है। फिर एक्चुअल एग्जाम में काइनेमेटिक्स का सवाल आता है 1, सेमीकंडक्टर के सवाल आते हैं 5, कम्युनिकेशन सिस्टम के सवाल आते हैं 2। उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर सिलेबस में, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं वो बच्चा। तो सिलेबस कंप्लीशन कराना ये एक बेसिक जिम्मेदारी है। अगर जहाँ कहीं से बेसिक ये सिलेबस कंप्लीट होता हो वो बड़े आराम से चूज़ करें और वहाँ जाके वो बड़े आराम से पढ़े। लेकिन हमेशा टाइम को वैल्यू खुद भी करें, और टीचर भी अगर अच्छा होगा तो वो बच्चे के टाइम की वैल्यू करेगा ही करेगा, वो करेंगे।